जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। आज हम लोग जिस टॉपिक को देखेंगे वो टॉपिक है झारखंड का जनसंख्या। तो यार इस चीज़ में केवल फैक्चुअल डाटा मिलेगा, लेकिन उस फैक्चुअल डाटा में क्या कंसेप्चुअल डाटा छिपा होता है उसको हम लोग अभी डिस्क्लोज करेंगे। फिर इस चैप्टर को हम पूरी मैप पर तुम लोगों को हम समझाएंगे, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, लेकिन नक्शे में डालने के बाद कन्फ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। पहली बड़ी बात ये आ गई कि एक गुलाम राष्ट्र में अंग्रेज़ों को इस बात की क्या ज़रूरत आन पड़ी कि वो भारतीयों के संदर्भ में जनगणना के काम को करें। तो अंग्रेज की सबसे बड़ी मानसिकता ये थी कि भारत में वो जनगणना का मोटिव उसका यह नहीं था कि वो जनगणना करके इस बात का मूल्यांकन करे कि हमारे पास संसाधन कितना है और हमारे पास कुल आबादी कितनी है, क्या उस सीमित संसाधन के ऊपर देश की जनता का या यहाँ के लोगों का भरण पोषण पालन पोषण हो पाएगा या नहीं, ये मानसिकता बिल्कुल नहीं थी। इतिहास के पन्नों को जब कभी टटोलोगे तो एक चीज़ पाओगे, और वो ये पाओगे कि अंग्रेज जंग जीतते थे लेकिन सत्ता हाथ में नहीं लेते थे। जैसे 1757 में पलासी के जंग को जीता, बक्सर की लड़ाई में हिंदुस्तान की 3 पावरफुल शख्सियत को एक मंच पर हराया, लेकिन सवाल यह है कि क्या अंग्रेजों ने अपने हाथों में सत्ता की बागडोर को लिया क्या? तो अब इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। सत्ता उन लोगों ने अपने हाथों में लिया ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो भारत की संस्कृति को जानता ही नहीं था। उन लोगों को इस बात का भय लगा रहता था कि अगर हम सत्ता हाथ में लेते हैं और शासन करते हैं, और अगर जनता उस पर बगावत पर उतर आती है, जनता अगर विद्रोह पर उतर आती है, तो उन परिस्थितियों में हालात जो है वो बदतर हो जाएगा, फिर हमारी सत्ता यहाँ कायम नहीं हो पाएगी। इसलिए वो करते क्या थे कि जंग को जीतने के बाद किसी भारतीय शासक को मोहरा के रूप में बिठाते थे और शासन सत्ता के काम को किया करते थे। लेकिन अब उन लोगों को लगने लगा था कि सत्ता हमको अपने हाथों में ले लेना चाहिए, और उसी सत्ता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्षता शासन करने के उद्देश्य से भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को जानना बहुत जरूरी था। यही कारण था कि उन लोगों ने भारत में जनगणना झारखंड क्षेत्र में प्रथम यही मेयो के कालखंड में 1872 में हुआ। तो अंग्रेजों का मोटिव यही था, कि हम जनगणना के काम को करके यहाँ पर इस चीज़ को जान सकें कि भारत की सांस्कृतिक मूल्य क्या है, किन किन अर्थों में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समानता है, वो कॉमन फैक्टर्स क्या है जिसके आधार पर हम शासन की कड़ियों को भारत में पिरो सकें। मोटिव यही था। लेकिन बंधु, ये इतना आसान नहीं था। ब्रिटेन 55 डिग्री ग्लोबल पोजीशन पे है, एक ही धर्म है, एक जैसा क्लाइमेट है, तो वहाँ एक जैसा रूल एंड रेगुलेशन है, जबकि भारत में ये चीज़ नहीं है। भारत विविधताओं से भरा हुआ एक अनोखा देश है। दक्षिण भारत में नायर समाज में चले जाओगे तो वहाँ चलता है रिलेशन संबंधम, जिसमें बचपन में ही बच्चे में ही लड़का लड़की की शादी कर दी जाती है, फिर बच्चा अपने घर रहता है, लड़की अपने घर रहती है। शारीरिक संबंध बनाने के लिए कोई किसी के साथ भी स्वतंत्र है, लेकिन बायोलॉजिकली फादर वही, सोशली फादर वही माना जाता था जिसके साथ उसकी शादी हुई है। बायोलॉजिकल फादर चाहे जो हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को अगर विवाह की परिभाषा देनी है तो कहाँ से दें? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बहुपति प्रथा चलता है, क्योंकि बहुत जनजाति अपने आप को पांडव का वंशज मानते हैं। राजस्थान, झारखंड, इस सब में शादी के बहुत डिजाइन है, जनजातियों के कल्चर में अलग डिजाइन है। तो वो लोग टटोलना चाहता था वो कॉमन फैक्ट जिसके आधार पर भारत को के ऊपर वो प्रत्यक्षता शासन कर सके। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब 1872 में जनगणना हुआ तो जनगणना में उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो किया, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब उसको पता चला कि हिंदू में भी जाति चलता है और जाति में भी ऊंच नीच का भाव चलता है, तो लगा कि सारा गुड़ गोबर हो गया। अब आगे चल के 1781 ईस्वी में जनगणना के काम को अंग्रेजों ने आरंभ किया। ये जो जनगणना के काम को 1781 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कालखंड में आरंभ हुआ, वो चला तो चलता ही रहा। तो अगर उस क्रम में इस अंदाज में देखोगे तो यही बात आती है कि मेयो के कालखंड में 1872 में किया गया, और अभी हमने कहा कि 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कालखंड में किया गया।
और 2011 का जनगणना अगर क्रम से देखोगे तो 15वां है, और स्वतंत्रता के बाद के भारत में देखोगे तो 7वां है। क्रमानुसार 15वां आता है, आज़ादी के बाद के अनुसार 7वां आता है, लेकिन अब आज़ादी के बाद के भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन कभी इस टाइप का हो कि जनगणना के पीछे का मोटिव क्या है, आज़ादी के बाद के भारत और आज़ादी के पहले के भारत में नज़रिए में अंतर क्या, आज़ादी के पहले के भारत में सांस्कृतिक मूल्य को जानना, भारत में शासन सत्ता की कड़ियों को पिरोना और उसी के अनुसार नीतियों का निर्माण करना, वो उसका मकसद था। लेकिन आज़ादी के बाद के भारत का, ब्रिटिश हुकूमत के आज़ादी के बाद का भारत जो है, आज़ाद भारत की जो संकल्पना थी या है, उसका मूल मोटिव तो यह है कि हमारे पास जो संसाधन है और उस सीमित संसाधन से हम इतनी बढ़ती हुई आबादी का परवरिश कर सकते हैं या नहीं। दूसरा मोटिव यह है कि जनसंख्या के वृद्धि का दर और इधर एग्रीकल्चर सेक्टर में उत्पादन के दर में क्या वृद्धि किया जाए कि हम बढ़ी हुई आबादी का भी आसानी पूर्वक परवरिश कर सकें। बाकी सामाजिक घटक भी हैं। भारत की राजनीति में पिछड़ा वर्ग चलता है, SC ST चलता है, तो सवाल है कि किस वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसा है, ये साइड फैक्टर है। हालांकि तमाम बातें भारतीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमती भी है, तो इसके अपने प्रभाव हैं। सामाजिक प्रभाव देख सकते हो, आर्थिक प्रभाव देख सकते हो, राजनीतिक प्रभाव देख सकते हो। अगर इसको देखा जाए आरक्षण के नज़रिए से भी देखा जा सकता है, इसके कुछ लाभ भी हैं तो कुछ हानि भी है। परिणाम यह होता है कि अगर इसको एक नज़रिए से देखा जाए तो जनगणना आर्थिक आधार पर हो तो सबसे बेहतर होगा, लेकिन अगर आर्थिक आधार ना लेकर के जातिगत आधार पर अगर किया जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत को महज 4 टुकड़ों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन अगर ये जातिगत जनगणना के आधार पर की बात किया जाए तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे कि हर कास्ट की अपनी एक पहचान होगी और हर किसी को लगेगा कि मैं कास्ट के कारण ही यहाँ तक हूँ। तो अभी के जनगणना की नीति और पॉलिसी और तब की पॉलिसी में बहुत बड़ा अंतर है। अभी कुछ गुण और भी हैं तो इसकी अपने कुछ दोष भी हैं। तो हम लोग मोटे तौर पर झारखंड की जनगणना के संदर्भ को देखेंगे तो झारखंड के जनगणना में हम लोगों ने देखा पहला कि 1872 में मेयो के कालखंड में हुआ, 2011 का जनगणना क्रम में 15वां है, स्वतंत्रता के बाद 7वां है। सीधा सीधी दिमाग में रखना 329, 66, 238 ये देश की कुल जनसंख्या का 2.73% है। जनसंख्या के आधार पर ये 13वां बड़ा राज्य है। पुरुष जनसंख्या 51%, महिला जनसंख्या 48%। 51-48 दिमाग में रखोगे। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, इसका मतलब होता है कि 10 साल में जनसंख्या के बढ़ने का दर क्या है, तो 23-24 दिमाग में रखोगे, 23.24। ऐसे पढ़ोगे तो झंझट लगेगा, सीधा दिमाग में रखोगे 23-24। अभी हमने क्या बोला, कुल जनसंख्या कितनी है, 329, 66, 238। 329, 66, 238। 329, 66, 238 देश की कुल जनसंख्या का 2.73%, मतलब 2.75। मतलब हिंदुस्तान के अगर 100 लोगों को लिया जाए तो 2.73% जो होंगे वो झारखंडी निकलेंगे। पुरुष जनसंख्या कितना है, 51.32। यही दिमाग में रखना, 51-49। 51 में समथिंग 48 में 6-7 है तो इसको 49 कर दो। ऐसे एक रफ आइडिया रख लो, टिक लगा लोगे। 51-49 हो गया, 51 पुरुष हो गया और 49% महिलाएं हो गई। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 23-24 हो गया। अधिकतम जनसंख्या वाले 4 जिले रांची, धनबाद, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला रांची और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक माना जाता है कोडरमा का। तो ये जो अप्रोच है ना, अभी मेन अप्रोच आपको हमको ये बतलाना था कि जनसंख्या के पीछे, काउंटिंग के पीछे का मकसद क्या है, आज़ादी के पहले का मकसद क्या था और आज़ादी के बाद का मकसद क्या था, अभी के संदर्भ में क्या हो सकता है। तो ध्यान रखना, जातीय जनगणना में डिमेरिट ज़्यादा है, मेरिट कम है। जनगणना में अगर आर्थिक आधार पर लेता है, आर्थिक आधार में जनगणना की नहीं बात कर रहा हूँ, मानव की भी नहीं बात कर रहा हूँ, इस संदर्भ में बात की जा रही कि बढ़ती हुई आबादी, घटता हुआ संसाधन, उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि, इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। यहाँ आरक्षण के लिए आर्थिक आधार, इस संदर्भ में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है।
हाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात करो तो सीधी सी बात आ जाती है कि आप जनगणना करें, आर्थिक आधार पर आरक्षण की पॉलिसी दें, जातीय आधार को समाप्त किया जाए। तो इस सब चीज जो है अपनी अपनी कहानी है। नहीं तो बतलाओ, खुल कर उभर कर भारतीय समाज में जो कहते हो जिस वर्ग का लोग ज्यादा होगा कहेगा हमको उसी आधार पर आरक्षण दिया जाए, तो ये विचित्र हो जाएगा, सामाजिक विद्रोह की परिस्थिति पैदा हो जाएगी, असंतोषपूर्ण परिस्थितियां आ जाएगी, तो ये गलत होगा। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखना चाह रहे हैं, बाकी इसको हम फर्स्ट क्लास मैप में सेट कर देंगे और जादुई अंदाज में इसको हम रटवा देंगे। अगर आप लोगों को ये बढ़िया लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने अपने सर्किल में शेयर जरूर कर दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।